हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। चलिए फिर शुरू करते हैं 10 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। हाँ दोस्तों, मैं बताना भूल जाता हूँ हमेशा कि इसका पीडीएफ जो है ना आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक टेलीग्राम है ग्रुप, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सारे पीडीएफ एज इट इज़ हैंड रिटन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर और न्यूज़ क्या है दोस्तों, ये एक आर्टिकल है दोस्तों, न्यूज़पेपर में छपा था। हाउ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इज फ्यूलिंग क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक मतलब होता है जो लंबे समय तक होता रहता है ना। तो ये मतलब बस ये बता रहा है कि मतलब जो ग्राउंड वाटर जो है किस तरह से कंटेमिनेट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें जो काम की चीज़ें वो निकाल लेते हैं जो हमारे एग्जाम पर्पस से अच्छा मतलब जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे पर मैं बता देता हूँ ग्राउंड वाटर क्या होता है दोस्तों। ग्राउंड वाटर वो होता है जो पानी मतलब अर्थ सरफेस के नीचे मतलब जो सॉइल पोर्स होता है ना, या फिर मतलब रॉक फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, जैसे एक्वीफर जो होता है ना वैसी जगह पे जो पानी स्टोर होता है वही ग्राउंड वाटर होता है। अब इसका अगर आप देख लीजिए एक मतलब वैल्यू, अगर आप देखेंगे तो जो रूरल मतलब गाँव देहात में जो पानी की जो शॉर्टेज है उसको पूरा कैसे किया जाता है, तो 85% तक जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर है इसी पर डिपेंड करती है, ग्राउंड वाटर पे। ठीक है, और अगर उनकी इरीगेशन देखेंगे दोस्तों तो 65% ऑफ द इरीगेशन आल्सो कम्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने नॉर्मल डेफिनेशन देख लिया। अब देख लेते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता क्या है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे पर मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन मतलब ग्राउंड वाटर को खराब मतलब एक तरह से जैसे कोई टॉक्सिक केमिकल हो गया या फिर हैवी मेटल जो इंडस्ट्रीज से आता है, या फिर मान लीजिए जो फर्टिलाइजर के थ्रू मतलब जैसे मैं किसान जो होते हैं फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर मैक्सिमम क्वांटिटी में अगर मोर देन एनफ यूज़ करते हैं जो चाहिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा, तो मतलब कुछ केमिकल्स भी आ जाते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं या फिर मतलब कुछ मान लो ओवर एक्सट्रैक्शन हो जाए अगर पानी का, तो मतलब जो एक लेवल पे जो केमिकल्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, है ना। तो यही हैपन्स व्हेन टॉक्सिक केमिकल्स, हैवी मेटल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और नेचुरल मिनरल्स सीप इनटू अंडरग्राउंड एक्यूफर। ठीक है, अब देख लीजिए सोर्सेज में आप क्या आ जाए, जैसे फर्टिलाइजर, वही जो मैंने आपको बताया दोस्तों, फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ कर देता हो जाता है, या इंडस्ट्रीज से जो हैवी मेटल डिस्चार्ज होता है वो उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद सीवेज और जो सेप्टिक टैंक होता है अगर इसका भी डिस्चार्ज करते हैं तब भी होता है। ठीक है, सीप करके। उसके बाद हेल्थ इफेक्ट देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनते रहते हैं वनडे एग्जाम में भी, और वैसे भी आपके लिए अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कुछ पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले फ्लोराइड देख लीजिए दोस्तों, इसकी सेफ लिमिट मतलब एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ दोस्तों ना तो जो मतलब आपकी हड्डियां हैं, जो आपके मतलब दांत हैं, इनको दिक्कत आ जाती है, जैसे मतलब वीक बोन्स हो जाते हैं। ठीक है, इनिमल पार्ट जो होता है ना, जो मतलब दांत का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपके मान लीजिए बोन की डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है। और मेन बात है इसकी कमी से जो बच्चे होते हैं उनमें स्टंटेड ग्रोथ होता है, मतलब रुकावट, मतलब जो एक नेचुरल ग्रोथ मतलब स्पीड से ग्रो होना चाहिए वैसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है, सेफ लिमिट डब्ल्यूएचओ ने क्या निर्धारित किया है, 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अगर हो तो क्या दिक्कत होगी, स्किन लेसन मतलब जो घाव नहीं होते घाव, वो घाव होते हैं। ठीक है, कैंसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद जैसे कुष्ठ रोग आप सुने दोस्तों, कुष्ठ रोग में जैसे जैसे मतलब घाव बन जाते हैं, अल्सर टाइप के बन जाते हैं, वैसे ही टाइप का हो जाता है आर्सेनिक की कम मतलब ज़्यादा अगर इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तब। ठीक है, और जो कैंसर है वो स्किन भी हो सकता है, लीवर भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है। ठीक है, और मेन प्रॉब्लम यही रेस्पिरेटरी से ज़्यादा रिलेटेड रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड होता है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स देखिए दोस्तों, इसकी अगर मतलब अगर मतलब इसकी लिमिट क्रॉस होगी तो एक डिसीज इस पर काफ़ी फेमस है जो आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब जो ब्लड है ना, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, अब ब्लड में ऑक्सीजन कमी है तो मतलब ब्लड पहुंचाएगा नहीं सेल तक ऑक्सीजन, और जब सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो सही से परफॉर्मेंस होगा नहीं, सारी एक्टिविटी उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसको अदर नेम देखेंगे तो मेथेमोग्लोबिनेमिया, इन ये मोस्टली किस में होता है, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम है तो ये इन्फेंट्स में होता है, छोटे छोटे बच्चों में जो ना मतलब छोटे छोटे जो पैदा हुए होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूरेनियम। यूरेनियम का अगर सेफ लिमिट देखेंगे डब्ल्यूएचओ ने कितना निर्धारित किया है, 30 माइक्रोग्राम पर लीटर। और यूरेनियम का अगर मतलब आप समझ लीजिए लिमिट अगर क्रॉस हुआ दोस्तों ना तो ये इफेक्ट करेगा, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके बोन डिसऑर्डर हो सकता है, उसके बाद आपके ऑर्गन भी फेल कर सकते हैं इसकी एक मैक्सिमम लिमिट, अगर मैक्सिमम लिमिट को पार कर गया तो। ठीक है, हैवी एलिमेंट्स वही है दोस्तों जो मतलब जो इंडस्ट्रीज जो यूज़ करने के बाद जो उनका वेस्ट हो जाता है नदी या फिर किसी में अगर कर देते हैं या डंप कर देते हैं जमीन में या कुछ है, तो वो सीप करके जो पहुंचता है ग्राउंड वाटर में वही होता है हैवी एलिमेंट। उसमें आ जाते हैं लीड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा दोस्तों, डेवलपमेंट की डिले, मतलब जैसे मतलब डेवलप होना चाहिए कोई भी चीज़ उस हिसाब से डेवलप नहीं होगा, और मतलब पेस जो होती है स्पीड होती है उसको मतलब रेगुलर स्पीड को के साथ उसकी ग्रोथ नहीं होगी, रुक जाएगी, धीरे धीरे होगा। ठीक है, और ब्रेन डैमेज हो जाता है चिल्ड्रंस में। ठीक है, और सबसे बड़ा इशू होता है इम्यून वाला, इम्यूनिटी आपकी वीक होने लग जाती है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों जो सीवेज वाला होता है ना, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया या फिर मतलब सेप्टिक टैंक हो गया, तो इनका जो कचरा होता है, जो मतलब एक्स्ट्रा में जो रह जाता है ट्रीटमेंट के बाद, जो वेस्ट रहता है, उसको मतलब उसको अगर जैसे कहीं पे अगर डंप कर दिए या फिर नदी में प्रवाह कर देते हैं ना डायरेक्ट इंडस्ट्री जो होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे कौन सी बीमारी होती है, जैसे कोलरा हो गया, हेपेटाइटिस ए एंड ई हो गया, डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया। बहुत खतरनाक है ये दोस्तों, मतलब एक ऐसी बीमारी है कि अगर इनका सही से इलाज ना करें तो आदमी मतलब डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे मैटर करता है, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए तो बहुत मैटर करता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वाटर एक्ट 1974 है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वाटर एक्ट 1974 की, उसमें जो प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है, उस वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाटर पे ही डिपेंड करता है। जितने भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है वो सरफेस, वो फोकस नहीं करता ग्राउंड वाटर पे। तो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो गया, मतलब अपने किसी भी मतलब आंसर को इलेबोरेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड को करंट अफेयर सेकंड न्यूज़ क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, एक मतलब आर्टिकल है छपा था मतलब न्यूज़पेपर में, जिसमें लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग प्रोफाइलेक्सिस द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन हेमोफीलिया केयर। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे मेन मैटर क्या है इस आर्टिकल में हम लोग को ले जाना, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया दोस्तों एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जिसमें कि मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर किसी को एक छोटी सी चोट भी लगी ना, अगर उसका ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ तो वो क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें जो क्लॉटिंग नहीं होता है, इसका मेन कारण, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर तो होता ही है, उसके अलावा क्या है, एक मेन कारण होता है, एक फैक्टर होता है, उस फैक्टर का नाम है फैक्टर 8। ठीक है, मतलब ये मतलब जो फैक्टर है बॉडी में लैक कर जाता है, जिसकी वजह से मतलब ये हेमोफीलिया हो जाता है। और जो मतलब अगर कहीं हल्का से भी कट लग जाए तो ब्लड निकलता रहता है, मतलब जल्दी से मतलब क्लॉट नहीं होता। ठीक है, अब मतलब आप समझ लीजिए, स्मॉल इंजरीज कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, और सबसे बुरा तब होता है दोस्तों जब मान लीजिए इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब जैसे जॉइंट में हो गया या मसल्स में हो गया या ब्रेन में हो गया, तो मतलब आदमी कोमा तक जा सकता है। जॉइंट और मसल्स में अगर हो गया अंदर में, तो समझ लीजिए जॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है हेमोफीलिया। ठीक है, अब हम इस आर्टिकल में जो बात कर रहे हैं प्रोफाइलेक्सिस, ये क्या है दोस्तों, प्रोफाइलेक्सिस एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। मतलब जैसे कि ये जो होता है, किसके कारण होता है कि लॉट नहीं करता, वो है फैक्टर 8 है ना, ये होता है। तो इसकी मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है, इसको पूरा करना पहले से ही। मान लो कि अगर बाद में कभी मतलब बोलते हैं ना कि दुर्घटना होने से पहले प्रिवेंशन करना, वैसा ही है कुछ। ठीक है, मतलब एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से, जिसके तहत मतलब रेगुलरली गिविंग मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब जो उस क्लॉटिंग फैक्टर जो उसमें मिस है उसको रेगुलरली देते रहना, मतलब ताकि मतलब इन फ्यूचर कोई ब्लीडिंग ऐसी ना हो जिसके कारण मतलब पूरा ब्लड बाहर निकल जाए। ठीक है, और मतलब क्लॉट ना हो पाए। ठीक है, इसका एम इतना ही है कि मतलब जो ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, हैपनिंग से पहले। ठीक, और उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड पहले क्या करते थे दोस्तों, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में आप देखेंगे वेन आ रहा है ना, वेन मतलब वीन मतलब नसों के थ्रू दिया जाता था इंजेक्शन। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है मल्टीपल टाइम्स वीक में, एक हफ्ते में बहुत बार आके ले लीजिए। इससे क्या है कि अगर हफ्ते भर में अगर आपसे कोई चोट लगा तो आपको ऐसी कोई इंजरी होगी नहीं, क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है, और नया मेथड जो अभी बात कर रहे हैं, जो कि मतलब बोला जा रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, उसमें ये बोल रहे हैं ये सब क्यूटेनियस है, ये सिर्फ स्किन में लगा दो इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, पहले क्या होता था दोस्तों, नसों में डाला जाता था, है ना, अब ये है कि सीधा स्किन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है, ये भी एक आर्टिकल है दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है इज द इकोनॉमी परफेक्टली बैलेंस्ड। अब इसमें मैंने ये सोचा कि इसमें एक टर्म आ रहा था दोस्तों, उस टर्म का नाम है गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी। ये आप लोग के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्वेश्चन में कभी कभी मतलब टर्म्स को पूछ लिया जाता है। तो गोल्डी लॉक इकोनॉमी होता क्या दोस्तों, एक्चुअली देखिए, अगर इसका मीनिंग देखें आप, सॉरी दोस्तों, इसका अगर मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब है ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। इसका मतलब मैं पूरा आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि ऐसी इकोनॉमी है जो कि ना ज़्यादा गिर रही है ना ज़्यादा उठ रही है ज़्यादा तेजी से, ना ज़्यादा तेजी गिर रही है ना ज़्यादा तेजी से उठ रही है। ठीक है, मतलब एक मतलब जीडीपी ग्रोथ हो रहा है मॉडरेट रेट पे, कोई बहुत तेज स्पीड से नहीं हो रहा है। ठीक है, ना घट ज़्यादा तेज गिर रही है ना ज़्यादा तेज बढ़ रही है। ठीक है, बीच में है, लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बिजनेसमैन के लिए, जो बिजनेस करते हैं या फिर मतलब कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, इन्वेस्टर हो गए, या फिर एक तरह से ओवरऑल अगर कंट्री का ग्रोथ अगर देखेंगे, तो ये जो गोल्डी लॉक इकोनॉमी होती है, ये सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, ये सपोर्ट मॉनेटरी से एंड फिस्कल कंडीशन को भी फॉलो करती है। ठीक है, आइडियल फॉर बिजनेसेस हो गया या इन्वेस्टर हो गया या माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा, मतलब एक कंट्री के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेसेस इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया है कि मीन्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग। हाँ, यही है दोस्तों, मैंने जो आपको बताया ना, एक मतलब एक स्टेडी पेस पे, मतलब नॉर्मल, एक जो नॉर्मल पेस पकड़ रखा है उसने, ना ही ज़्यादा तेज कर रखा है ना ज़्यादा स्लो, यही है मेन गोल्डी लॉक इकोनॉमी, आप समझ गए। ठीक है, आप ये जान लीजिए थोड़ा सा इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, अगर आप देखेंगे कोविड-19 के समय में, तो ये के शेप बन गई थी। के शेप मतलब जो मतलब अपर इनकम ग्रुप थे, वो उनका तो ग्रोथ बहुत तगड़ा हो रहा था, पर जो लोअर वाले थे वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, मतलब अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहा था, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा था। मतलब अपर इनकम ग्रुप्स थ्राइव्स, मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे थे, पर जो लोअर सेगमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए थे। ठीक है, और नीचे जा भी रहे थे।
इसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये भी एक आर्टिकल है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है अमाउंट मतलब 11.31 करोड़ है लगभग रिलीज बाय एनईसी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब हम लोग को ये इस आर्टिकल में हम लोग के लिए एग्जाम पर्पस है, यूपीएससी एस्पिरेंट हो चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी करो, उनके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एनईसी है क्या दोस्तों। एनईसी का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मतलब जैसे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1971 में हुआ था और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है दोस्तों, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ध्यान रखना दोस्तों, और कुछ नहीं इसमें मतलब कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है। ये जो है एनईसी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंडर में, ध्यान रखना दोस्तों। ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, मतलब अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो मतलब इसको किसी एक्ट के थ्रू लाया हो गया होगा ना। अब वो एक्ट कौन सा था, एनईसी एक्ट 1971, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, ठीक है। अब इसका काम होता क्या दोस्तों, एक तरह से एडवाइस करना, और सेंटर अगर कुछ फैसले अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ ले रही है डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई स्कीम के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको एक सही एडवाइस देना, ठीक है। तो ये सारे काम करता है, मतलब टू प्लान एंड प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। मतलब वही है जो इकोनॉमिकली और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए जो प्लान बनाते हैं वो यही है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। किसके, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे न्यूअर मेंबर कौन है, पहले तो देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में 7 सिस्टर तो आती हैं, ठीक है। 7 सिस्टर में अगर आप देखेंगे जैसे मैप में देखिए आप, ये है ना अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, असम हो गया, उसके बाद मेघालय हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो सिक्किम है ये अलग आ जाता है। मान लीजिए ये 7 सिस्टर हैं तो ये उनका भाई है, मतलब ये, ठीक है। सिक्किम को 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। और 7 सिस्टर में वही अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये मान लीजिए 7 सिस्टर है। 7 सिस्टर का बोला ही जाता है 7 सिस्टर, ये इनका भाई है कौन, सिक्किम। 2002 में इसमें जोड़ा गया था, किसमें, इसी में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर एज पर अमेंडमेंट 2002 में जब सिक्किम जुड़ा था तो इसमें अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। तो अमेंडमेंट से सिक्किम जुड़ा और कुछ अमेंडमेंट हुआ था, उस हिसाब से जो स्ट्रक्चर उसमें बनाया गया था, ठीक है। जो भी अमेंडमेंट हुआ था उस हिसाब से एक चेयरमैन होंगे जो कि मतलब प्रेसिडेंट जी अपॉइंट मतलब नॉमिनेट करेंगे, अपॉइंटमेंट नहीं या इलेक्शन नहीं, नॉमिनेट होते हैं डायरेक्ट, किससे, प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और बाकी जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, 8 में मतलब सबके सब जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट की गवर्नर है वो, और 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो सीएम है वो, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, 3 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पर ये जो 3 मेंबर होते हैं ये एक्सपर्ट होते हैं, पॉलिसी मेकर भी हो सकते हैं या फिर किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। ये ध्यान रखिए गवर्नर और सीएम दोनों इसमें रहते हैं, किसमें, काउंसिल में, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में, ठीक है। अब इसके कुछ काम देख लेते हैं करती क्या है दोस्तों। तो देखिए सबसे मेन काम क्या है दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, ठीक है, किस पे, इशूज पे जो भी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इफेक्ट करे, जैसे मणिपुर हो गया या फिर कोई भी होगा, दंगा होगा, जो भी सारी चीजों के बारे में करते हैं। ये इंटर स्टेट जो मतलब इशू चल रहा हो, चाहे मतलब एथनिक हो इशू, चाहे मतलब कोई डिपार्टमेंटल हो, चाहे कोई भी इशू हो, उसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट को भी रिकमेंड करते हैं फॉर फंडिंग बाय द सेंटर, मतलब सेंटर के को ये भी रिकमेंड करते हैं किस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करना है, कितना करना है, सारी चीजें, ठीक है। और सबसे मेन काम क्या है दोस्तों, ये जो जितने भी डिपार्टमेंट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उन सब के साथ कोऑर्डिनेट बैठाते हैं और स्टेट्स के साथ भी, और उसके बाद एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान को तैयार करते हैं, ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, चाहे सोशली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों, फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025। ग्लोबल एआईसीटी मतलब ये आप बस इतना समझ लीजिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए, मतलब जो पॉलिसी हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर मान लीजिए इनोवेशन वर्क हो गया, ये सारी चीज़ों में किसने सबसे बेहतरीन काम किया है, उन सिटीज़ की लिस्ट है ये ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स। तो इसमें देखिए हमारे इंडिया की कोई भी सिटी टॉप में नहीं है, पर यह कि टॉप 100 में अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु 26 नंबर में है, यही हाईएस्ट रैंकिंग है इंडिया की, ठीक है। बेंगलुरु जो सिटी है कर्नाटक की, इसकी 26 रैंक है। और अगर फर्स्ट में देखेंगे तो सिंगापुर है, सेकंड पे देखेंगे सियोल कहाँ है, मतलब किसकी राजधानी है, साउथ कोरिया की, ठीक है। अब अगर मैं एक बार मैप में आपको दिखा दूं सियोल, तो थोड़ा सा ये क्या है कि आपको याद रह जाएगा। एक सेकंड दोस्तों बस, हाँ एक सेकंड। ये देखिए दोस्तों जो टॉप 3 सिटीज़ हैं उसमें देखिए सिंगापुर हो गया नंबर 1 पे, सिंगापुर आपका यहाँ पे है, ये देखिए ये रहा सिंगापुर, छोटा सा एकदम छोटा सा, ठीक है। उसके बाद साउथ कोरिया है, सियोल है ना, तो सियोल आपका ये पड़ जाएगा, ये देखिए ये रहा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है ना, इसी के बीच में आप देखिए ये रहा सियोल, ये रहा है ना सिटी। उसके बाद बीजिंग है चाइना का, तो ये रहा बीजिंग चाइना का, ठीक है। लोकेशन एक्चुअली क्या देखने से क्या हमेशा के लिए याद रह जाता है, ठीक है। तो ठीक है हम लोगों ने ये देख लिया। उसके बाद आता है 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका नेशनल इलेक्शन कमीशन, मतलब जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने डिक्लेयर किया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जी है जगदीप धनखड़ जी ने तो मतलब रिजाइन दे दिया है ना। अब रिजाइन देने के बाद वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो गई है, तो 6 महीने के अंदर में इनका इलेक्शन होना जरूरी होता है, तो उसीलिए 9 सितंबर का डेट निर्धारित किया गया वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो बस इतना जान लीजिए कि इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 66, ठीक है। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया, और इसमें ध्यान रखना दोस्तों जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बस, ठीक है। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर भी इंक्लूड रहते हैं, प्रेसिडेंट वाले में नहीं होता, प्रेसिडेंट वाले में लेजिस्लेटिव असेंबली वाले भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, पर इसमें नहीं है, ठीक, स्टेट लेजिस्लेटिव वाले, ठीक। अब मेथड क्या है, मेथड वही है दोस्तों,
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट मेथड। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, ठीक है, और ये सी है, 3 उम्मीदवार हैं, तो जो लोग वोट देने आएंगे तो वो अपना प्रेफरेंस देंगे, वोट का प्रेफरेंस देंगे। जैसे मान लो कि वो बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से नंबर, जैसे कि यहाँ पे मान लो जो राम आया, राम ने बोला कि मेरे हिसाब से कि बी को मैं पहला प्रेफरेंस दे रहा हूँ, सी को दूसरा दे रहा हूँ और ए को तीसरा दे रहा हूँ। उसके बाद श्याम आया, उसने बोला कि मैं ए को पहला प्रेफरेंस दे रहा हूँ, बी को दूसरा प्रेफरेंस दे रहा हूँ और सी को तीसरा प्रेफरेंस। इसी प्रेफरेंस के हिसाब से मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से मतलब इनका सिलेक्शन होता है, किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज, इसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में भी बात करेंगे, पर अभी इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। 7th न्यूज और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, वर्ल्ड संस्कृत डे। ये क्या है दोस्तों, ये मतलब संस्कृत को मतलब ओवरऑल मतलब प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड संस्कृत डे कहाँ पे मतलब कब मनाया जाता है, तो ये एक्चुअली क्या डेट निर्धारित नहीं है दोस्तों, इसका सिर्फ ये है कि जब भी श्रवण पूर्णिमा आती है ना, उसी समय मनाया जाता है, उसी दिन को मनाया जाता है। 2025 में ये श्रवण पूर्णिमा किस दिन पड़ी है, तो 9 अगस्त को पड़ी है, इसलिए 9 अगस्त को मनाया जा रहा है, ठीक है। पहली बार इसको 1969 में बनाया गया था। और संस्कृत डे जान लीजिए दोस्तों, हमारा जो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज दी गई ना, उसमें से एक है, और जो क्लासिकल लैंग्वेज है इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया है, इन्हीं में से ये 5 हो गया और प्लस 6 कौन सी है, संस्कृत, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आ जाता है 8th न्यूज और 8 करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, सारा तेंदुलकर अभी हाल फिलहाल न्यूज में है, तो एक बार आप देख लीजिए सारा तेंदुलकर को। सारा तेंदुलकर जी जो है ये मतलब सचिन डॉटर है, ठीक है, मतलब बेटी है इनकी, ये इनकी वाइफ है सचिन तेंदुलकर जी की और ये इनकी बेटी है, ठीक है। ये जो है इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका, ये ऑस्ट्रेलिया में जो टूरिज्म कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है कम एंड से गुड बॉय, ठीक है, गुड डे, ठीक है, ये कैंपेन अभी चलाया जा रहा है मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसी की ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर जी बनी है, ठीक है। अब ये 9th न्यूज और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, न्यू दिल्ली। ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जो स्वामीनाथन है मतलब डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, ये कौन है, ये दोस्तों फादर ऑफ मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया में, आप सब जानते ही होंगे। इनका बर्थ है 7 अगस्त 1925 को और इनको पद्म विभूषण 1989 में मिला है, भारत रत्न भी मिला 2024 में। ये तमिलनाडु से है, क्यों, इनका अभी क्या है 100 मतलब 100th एनिवर्सरी पूरी हुई है, तो उसी के सम्मान में स्वामीनाथन सिनेटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने 7 अगस्त को किया था, ठीक है। अब न्यू दिल्ली के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों। अब न्यू दिल्ली देखिए दिल्ली में ही आता है, आप समझ रहे हैं ना, न्यू दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया है, पर ये आता किसके अंदर में है, तो ये दिल्ली के अंदर आता है, मतलब ये पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और ये इट सीट ऑफ मतलब जो 3 मेन जो है ना, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, है ना, ये तीनों के तीनों तीनों जो इंपॉर्टेंट है, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों के तीनों यही न्यू दिल्ली में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है 10th न्यूज और 10th करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, असम है। असम अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है दोस्तों, इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना 2.0 स्कीम चलाया गया। अब ये स्कीम क्या है, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि जो छात्राएं हैं, जो मतलब गर्ल्स होती हैं, जिसको मतलब हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, क्या होता है कि मतलब जब एक मतलब स्टेज के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, आगे मतलब जो हायर एजुकेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट कम रहता है ना, तो उन्हीं को मतलब जैसे अगर कोई भी बच्ची मतलब स्टूडेंट अगर मतलब गर्ल स्टूडेंट अगर आगे पढ़ना चाहती है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट है या उससे हायर डिग्री पाना चाहती है, तो उसके लिए फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया जाएगा, वो भी मंथली, ठीक है। तो ये सपोर्ट करेगा ताकि वो लोग मतलब छोड़े नहीं, मतलब स्कूल छोड़ने की जो दर है उसको भी कम किया जाए और उनको सशक्त बनाए, एम्पावर किया जाए जो स्टूडेंट्स है, गर्ल्स स्टूडेंट, उनको, ठीक है। अब देखिए असम को देख लेते हैं हम लोग एक बार मैप में, ठीक है, असम को एक बार मैप में देखेंगे तो ध्यान रह जाए। तो देखिए दोस्तों असम, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये असम है। असम को कौन कौन टच कर रहा है, ऊपर से देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर इसको भूटान भी टच कर रहा है, ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है ना, ये मेघालय टच कर रहा है, यहाँ मणिपुर टच कर रहा है, ऐजावाल टच कर रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, इसकी कैपिटल क्या है, दिसपुर है, ठीक है। गवर्नर कौन है इसके, लक्ष्मण आचार्य जी हैं। सीएम कौन है, हिमंत विश्वा शर्मा है। और यहाँ पे यूनिकैमरल है, मतलब यहाँ पे मतलब विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें 126 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 60 सीट है। यहाँ की जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर बोल रहा हूँ सॉरी दोस्तों, ये हाई कोर्ट है, ये कौन सा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक। उसके बाद 11th न्यूज और 11th करंट क्या है, नीलगिरी तहर। तो नीलगिरी तहर एक बार देख लीजिए आप दोस्तों क्या होता है। ये मोस्टली केरला और तमिलनाडु में मिलता है दोस्तों, है ना, एक बकरे की तरह दिखने वाला ये जानवर है, ठीक है, और काफी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक जॉइंट सेंसस कंडक्ट किया गया किसके द्वारा, केरला और तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। और पता किया गया कि इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2668, मतलब 2668 इनकी पॉपुलेशन है। थोड़ा सा हम लोग नीलगिरी तहर के बारे में जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नीलगिरी तारागस हिलोकेरियस। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, बस ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन कहाँ है, तो इरेविकुलम नेशनल पार्क केरला में, ठीक है। ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ठीक। इसका अगर IUCN स्टेटस देखेंगे, जो रेड लिस्ट होता है ना, सॉरी दोस्तों, उसमें इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है, ठीक है, सॉरी दोस्तों।
और बाकी नोट करने वाली बात क्या है, एक प्रोजेक्ट टाइगर तहर चलाया गया था, मतलब प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर चलाया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इनकी पॉपुलेशन को मतलब बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इनका कंजर्वेशन करने के लिए। तो वो कब किया गया था, 2023 में, ठीक है। और नीलगिरी तहर दिवस भी मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, मोस्टली इन्हीं दोनों स्टेट में मनाया जाता है, तमिलनाडु और केरला में, ठीक है। इसके बाद 12th न्यूज़ और 12th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, पंजाब। पंजाब अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है दोस्तों ना, एक तो जुवेनाइल लॉ होता है। जुवेनाइल लॉ किससे रिलेटेड, जो बच्चे होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनके लिए अभी क्या किया गया ना, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की भी व्यवस्था की गई है। मान लीजिए उसके अगर जो कोई अगर मान लीजिए वो जानता नहीं है बोलना और साइन लैंग्वेज की भाषा समझता हो, तो उसके लिए एक्सपर्ट रखे जाएंगे इनके लिए कि जुवेनाइल लॉ के तहत, ठीक है। तो अब पंजाब को एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं दोस्तों, है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, पहला स्टेट है उसने ऐसा जो किया है जुवेनाइल लॉ की, ठीक है। तो पंजाब देखेंगे तो ऊपर में इसको हिमाचल प्रदेश टच करा, और ये थोड़ा सा पार्ट देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर भी टच करा, इस तरफ इसके पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान आपके ये वेस्ट में पड़ जाएगा, ईस्ट में आपके हिमाचल प्रदेश पड़ जाएगा, और नॉर्थ में थोड़ा सा टच करता है ये जम्मू कश्मीर का। और साउथ में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा है, ये है, और इधर में क्या है, राजस्थान। पंजाब और हरियाणा का कॉमन मतलब हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। अब पंजाब का कैपिटल क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ है। गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया जी हैं। सीएम है भगवंत मान जी हैं, आम आदमी पार्टी के। यूनिकैमरल सिस्टम है, मतलब यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है, जिसकी टोटल सीट है 117, ठीक है। लोकसभा की सीट 13 है, राज्यसभा की सीट 7 है। हाईकोर्ट कौन सा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है दोस्तों 13 न्यूज और 13 करंट अफेयर। तो ऑपरेशन अकहल। ऑपरेशन अकहल कुछ नहीं दोस्तों, अकहल एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो उन्हीं को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। किसके द्वारा, इंडियन आर्मी ज्वाइंट है, मतलब ज्वाइंट मतलब कि इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, इन तीनों ने मिलकर मतलब इस ऑपरेशन को चलाया है, उनको खत्म करने के लिए, खात्मा खत्म करने के लिए। और कहां पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये अकहल के फॉरेस्ट जो है, अकहल एरिया के। अब जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों, ये यूटी है, इंडिया की यूनियन टेरिटरी, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसके, जैसे कि जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं, और सीएम कौन है, उमर अब्दुल्ला। यहाँ पे दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जिसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसकी सीट्स कितनी है, 95, और लोकसभा सीट्स कितनी है, 5 बस, ठीक है। राज्यसभा नहीं है ना, विधान परिषद है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। फिर लास्ट न्यूज और लास्ट करंट अफेयर क्या आता है दोस्तों, 14th, ये है आपका मणिपुर। मणिपुर क्यों न्यूज में दोस्तों, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है ऑलरेडी। अब क्या है कि उसका एक्सटेंशन हो गया आने वाले 6 महीने के लिए और, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात क्या है, जो प्रेसिडेंट रूल है वो कैसे लगता है, ये आर्टिकल 356 के थ्रू लगता है। और ये अगर जैसे प्रेसिडेंट ने एक बार लगा दिया, जैसे अगर मान लीजिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सही से काम नहीं कर रहा है, अगर गवर्नर बोल दे कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं चला है, या फिर मतलब संविधान का अनादर हो रहा है, या समथिंग, मतलब कार्यपालिका, या फिर मतलब कार्यपालिका नहीं दोस्तों, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली सही से काम नहीं कर रही है, मेन तो संविधान का ही होता है दोस्तों। अगर उसके हिसाब से काम नहीं चल रहा है तो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो गवर्नर की बात से सहमत हो तो प्रेसिडेंट रूल लगा देते, नहीं तो खुद भी अगर उनको लगे ऐसा कुछ है तो वो खुद भी लगा देते हैं। पर जब इन्होंने लगाया तो 2 महीने के बीच में, 2 महीने के अंदर अंदर इसका अप्रूवल होना जरूरी है। अगर अप्रूवल हो जाता है तो ये कंटिन्यू रहता है। और जान लीजिए अगर अप्रूवल हो गया तो अगले 3 साल के लिए, मतलब मैक्सिमम ये 3 साल तक हो सकता है, पर हर 6 महीने में पार्लियामेंट की मंजूरी आवश्यक है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो अपने आप ही लैप्स कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मणिपुर देख लेते हैं एक बार मैप में हम लोग दोस्तों। तो मणिपुर अगर आप देखेंगे तो ये रहा मणिपुर, ये देखिए छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर नागालैंड है, और नीचे में मिजोरम है, और इधर में त्रिपुरा है। त्रिपुरा ने तो नहीं टच करा है, सिर्फ मणिपुर को टच करा, असम, नागालैंड और मिजोरम। और इस तरफ में तो एक मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार के साथ है, जिसको पहले बर्मा भी कहा जाता था। इसकी कैपिटल है दोस्तों इम्फाल, ठीक। अगर आप देखेंगे एज ए यूटी इसको मतलब यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1956 को, और एज ए स्टेट ये कब बना था, तो 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। अगर इसके गवर्नर देखेंगे कौन है, तो अभी हाल फिलहाल में अजय कुमार भल्ला जी हैं। और सीएम क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो अभी कोई सीएम है नहीं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली यूनिकैमरल है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी सीटें, 60 है। लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की 1 है। और हाईकोर्ट कौन सा है, तो मणिपुर हाईकोर्ट है, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, थैंक यू।